कतर में भारतीय सैनिकों को लेकर एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। आपको याद होगा कि बीते दिनों खबर आई थी कि कतर में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को कतर की एक लोकल अदालत की ओर से फांसी की सजा प्रदान की गई थी। अब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आया है कि उनकी फांसी की जो सजा थी उसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन पर जो चार्जेस थे वो चार्जेस अभी भी उन पर बने हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था। पूरे मामले में इसके बाद हम कतर की ज्योग्राफी को भी समझेंगे और साथ ही इस पूरे मामले में हमें भविष्य में क्या राह दिखाई दे सकती है, पूरा मामला भविष्य में किस तरह का मोड़ ले सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की एक बार रूपरेखा पर बात कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम न्यूज यानी कि खबर पे बात की हमने। खबर को जानने के बाद हम एक बार इस पूरे मामले को समझेंगे। इसके बाद कतर की जो भौगोलिक अवस्थिति है, जो लोकेशन है, एक बार उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो पूरा रीजन है वो अपने आप में यूपीएससी के प्रश्न पत्र के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है ये आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूरा जो मामला है वो पूरा मामला क्या है। एक बार पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपको 8 भारतीय नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर दिखाई दे जाएंगे। तो कितने ऑफिसर हैं? भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर इस मामले में शामिल हैं, जो कि कतर की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है डेहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या करती थी ये कंपनी? ये कंपनी मुख्य तौर पर कतर की जो नौसेना है उसको प्रशिक्षण प्रदान करती थी, उसको ट्रेनिंग प्रदान करती थी। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है, किस मामले में ये 8 सैनिक फंसे हुए हैं। तो दरअसल बीते दिनों कतर की जो नौसेना है उसने इटली के साथ एक छोटी सी पनडुब्बी के निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस पूरी पनडुब्बी की विशेष बात यह थी कि इस पनडुब्बी को ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ऐसे में इन भारतीय, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी को इस पूरी पनडुब्बी के निर्माण की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ऐसे में इन भारतीय सैनिकों पर आरोप ये लगाया गया कि ये भारतीय सैनिक इजराइल के कहने पर जो कतर है, कतर की नौसेना है, ये जो पनडुब्बी का प्रोजेक्ट है इसकी स्पाइंग कर रहे थे। इसकी जो है उन पर जो है बेसिकली जासूसी का आरोप लगाया गया था। और इसी के बाद कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, इन सैनिकों को गिरफ्तार किया था और कतर की एक लोकल अदालत ने इन्हें फांसी की सजा प्रदान की थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो 8 सोल्जर्स हैं, जो 8 ऑफिसर्स हैं, ये किसी छोटी रैंक पर काम करते थे वहां पर। ये इस पूरी कंपनी में बहुत बड़ी रैंक पर काम कर रहे थे। तो ये जो पूरी खबर थी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो पूरे मामले को हमने एक बार समझ लिया है, पूरा मामला क्या है। अब यहाँ पर जो एक बार कतर का जो पूरा रीजन है, उस रीजन की एक बार हम ज्योग्राफी की भी बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो पूरा रीजन है अपने आप में हमेशा से ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा से ही इस पर बहुत ज्यादा बात होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर हमने पहले भी बात की है। रेड सी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपको सुएज कैनाल दिखाई देगी, यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन मौजूद है जिनके बीच वर्तमान समय में विवाद चल रहा है। यहाँ पर आपको यमन दिखाई देगा, जहां पर जो हौती विद्रोही है वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर आपको कतर दिखाई देगा। तो पूरा जो रीजन है ये अपने आप में बहुत वॉलेटाइल रहता है, बहुत अस्थिर रहता है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ से सवाल बनने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सऊदी अरब के पास ही आपको कतर एक छोटा सा पेनिनसुला दिखाई देगा, एक छोटा सा प्रायद्वीप दिखाई देगा। एक बार इस पर जूम करके चर्चा करते हैं, एक बार इसको बड़े मैप में देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सऊदी अरब दिखाई देगा। सऊदी अरब के अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में आपको पर्शियन गल्फ दिखाई देगा, यानी कि फारस की खाड़ी दिखाई देगी। और फारस की खाड़ी में ही आपको मिलेगा कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। तो कतर क्या है? कतर एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जो कि 3 तरफ से पर्शियन गल्फ, जिसे आप अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, अरब की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी, इससे घिरा हुआ है। और आपको कतर के ही पास में मिलेगा बहरीन, और कतर से ही पास में आपको यूएई भी मिलेगा, इसके अलावा ईरान भी मिलेगा आपको, और सऊदी अरब भी मिलेगा। तो ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन पर हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो पूरी घटना तो हमने देख ली कि पूरी घटना क्या हुई थी, क्या मामला हमें देखने को मिला है। अब एक बार इस पूरे मामले में आगे की राह क्या हो सकती है।
तो ये जो पूरी कानूनी लड़ाई है, ये ज़ाहिर तौर पर भारत सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। भारत ने एक लड़ाई तो जीत ली है। पहली लड़ाई ये थी कि जिन सैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, उन्हें सबसे पहले इस सज़ा से बचाया जाए। तो ज़ाहिर तौर पर भारत ने पहली जो लड़ाई है, वो जीती है। हालाँकि अभी भी जो कानूनी चैलेंजेज़ हैं, कानूनी लड़ाई अभी भी शेष है। तो अभी भी जो भारत सरकार है, जो भारत के दूत वहाँ पर मौजूद हैं, जो एम्बेसडर्स वहाँ पर मौजूद हैं और जो उन सोल्जर्स की फैमिली है, उनके लिए लड़ाई अभी भी बाकी है। अभी भी उन्हें उन 8 सैनिकों की जो के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, उन चार्जेस को समाप्त करने के लिए सबूत पेश करने ज़रूरी है। उन्हें बेगुनाह साबित करना अभी भी बाकी है। हालाँकि ज़ाहिर तौर पर इसको भारत एक बड़ी जीत के तौर पर ज़रूर देख रहा है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत ने इस पूरे मामले से निपटने के लिए कूटनीतिक चैनल्स का इस्तेमाल किया है। लगातार भारत के जो एम्बेसडर्स रहे हैं, भारत के जो कूटनीतिक लोग रहे हैं, वो कतर की सरकार के संपर्क में थे, कतर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके संपर्क में थे। इसके अलावा जो 8 हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनके भी संपर्क में वो लोग लगातार बने हुए थे। तो भारत ने तमाम स्तरों पर कूटनीतिक माध्यमों का व्यापक लेवल पर इस्तेमाल किया और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि भारत लगातार कूटनीतिक चैनल का इस्तेमाल ना करते हुए कतर पर दबाव बना सकता था। लेकिन इससे एक संभावना ये बनती थी कि भारत और कतर के संबंध जो थे, वो खराब हो सकते थे। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत चाहता है कि कतर के साथ हमारे संबंध भी बने रहें और इस पूरे विवाद से भी निपट लिया जाए। संबंध बनाए रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कतर जो है वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट साझेदार के तौर पर, पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कतर में वर्तमान समय में तकरीबन 8 लाख भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। इतने ज़्यादा माइग्रेंट कतर में मौजूद हैं और ये जो 8 लाख भारतीय प्रवासी हैं, ये वहाँ से बहुत सारा पैसा भारत में भेजते हैं। तो कतर जो है वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेमिटेंस सोर्स है। तो वहाँ से बहुत सारा पैसा भारत में आता है। अगर आप डेटा की मानेंगे तो कतर रेमिटेंस के मामले में भारत के लिए 8वें नंबर पर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा अगर आप कतर से एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो कतर से हम बहुत व्यापक लेवल पर एलएनजी एक्सपोर्ट करते हैं और एलएनजी जितना एलएनजी हम दुनिया भर में मंगाते हैं दुनिया भर से, उसमें से तकरीबन 48% एलएनजी तो केवल हम कतर से मंगाते हैं। तो यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए भारत के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को एक तरफ तो कतर के साथ अपने संबंधों को भी बनाए रखना है, उन्हें भी बेहतर बनाना है, वहीं दूसरी तरफ भारत को अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी भारत वापस लेकर आना है। तो ये हमने इस पूरी खबर की बात की, पूरी खबर पर हमने विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की, इसका निष्कर्ष भी हमने समझ लिया है। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि कतर एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है, ये 3 ओर से किस जल निकाय से घिरा हुआ है, किस वाटर बॉडी से घिरा हुआ है? तो आपको वाटर बॉडी का नाम बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सवाल बहुत आसान है और आसान से सवाल का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देंगे और जिन भी बिंदुओं पर हमने बात की है वो आपको समझ भी आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अब अगले साल, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।